जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो सेशन था हमारा, एक्चुअली ये सेशन हमारा शाम को 7 बजे, शाम को 3 बजे होता था, जो सी सेट का सेशन है। लेकिन अब हमने इसकी टाइमिंग चेंज कर दी है और ये क्लास आपको अब डेली बेसिस पर 8 AM को मिलेगी, मतलब कि 8 बजे आपका डेली बेसिस पर ये सेशन होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, 8 बजे ये डेली बेसिस पर आपका सेशन होगा। और हम आपके साथ में जो चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, ये सीसैट का टेस्ट क्रमांक 9 है। इसका एक पार्ट ऑलरेडी हमने आपके साथ में डिस्कस कर लिया है। आज हम इसका सेकंड पार्ट आप सभी के साथ में चर्चा परिचर्चा करने का प्रयास करेंगे। प्रिय व्यूवर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपके साथ में दृष्टि आईएएस की फुल टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा रहे हैं और विजन आईएएस की भी टेस्ट सीरीज हम आपके साथ में चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। सुबह मॉर्निंग में हमारा अभी 9 AM तक ही है, अभी इसका करंट अफेयर का सेशन होता है दूसरा यूट्यूब चैनल पर, और शाम को 7 PM पर हमारा सेशन होता है जो आपका जीएस पेपर नंबर 1 से है टेस्ट क्रमांक। वहां पर टेस्ट क्रमांक आपका 13 चल रहा है, कंप्लीट हो गया है। विजन आईएएस का हम देखेंगे टेस्ट क्रमांक जो बेसिकली वहां पर आपको मिलेगा वह है आपका 20 नंबर का टेस्ट। क्या नंबर का है? 20 नंबर का टेस्ट हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी कुछ क्लासेस होती हैं। इन सब के अलावा पीटी 365 की क्लासेस भी हम आपके साथ में चर्चा का बिंदु बना रहे हैं, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट की क्लासें हो चुकी हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं। तो चलो समय न गवाते हुए सीधे बढ़ते हैं। और यदि कोई विद्यार्थी इसको परचेज करना चाहता है तो उसको 199 में 199 में आपको ये फुल टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और ये ऑफर फरवरी तक है। आपको जो व्हाट्सअप नंबर है जहां पे आपको कांटेक्ट करना है, बेसिकली मैसेज कर देना है, हमारी टीम आपसे वार्तालाप कर लेगी और खास तौर पर चीज़ों पे आपसे पूछ लेगी। क्लियर? हाँ। तो चलिए देखिए, आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो आपका पहला है, एडिटोरियल से संबंधित है। तो पहले परिच्छेद हम पढ़ लेते हैं, परिच्छेद से देखते हैं। देखो इसमें क्या पूछा है। वैश्विक पर्यावरण शासन प्राय जलवायु परिवर्तन को एक तकनीकी समस्या के रूप में प्रस्तुत करता है। बेसिकली क्या है, जो वैश्विक पर्यावरण शासन है वो जलवायु परिवर्तन को एक तकनीकी समस्या के रूप में इन्होंने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जो आज क्लाइमेट चेंज वो क्या है, एक तकनीकी समस्या है। प्रॉब्लम क्या है? टेक्निकल आपकी प्रॉब्लम है, जिससे सहयोग, नवाचार और नीतिगत समन्वय के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। इन्होंने कहा है भी नवाचार आप कर लो, सहयोग आप कर लो और कुछ पॉलिसी आप बना लोगे तो इसको समाधान कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण पर्यावरणीय असमानता से जुड़े नैतिक और राजनीतिक आयामों की उपेक्षा करता है। वे समृद्ध राष्ट्र जो पर्यावरणीय क्षति के लिए मुख्यतः उत्तरदायी रहे हैं वैश्विक जलवायु वार्ताओं का नेतृत्व करते हैं, जबकि वे निर्धन राष्ट्र जिनका संकट में योगदान न्यूनतम रहा है इसके सर्वाधिक गंभीर दुष्प्रभावों का सामना करते हैं। बेसिकली ये बात सही है कि जो गरीब होता है उस पर महामारी का प्रभाव अधिक होता है, जो विकासशील होता है उस पर आप देखोगे वैश्विक कोई ऐसे होता है तो जैसे आप मान लीजिए क्लाइमेट चेंज ही है तो इसका प्रभाव उन पर ज्यादा ही होगा, तो सर्वाधिक दुष्प्रभावित है। यह असमानता उन वैश्विक शासन संरचनाओं को प्रतिबिंबित करती है जो संपन्न राष्ट्रों के हितों को प्राथमिकता देती है और सर्वाधिक संवेदनशील जनसंख्या की आवश्यकताओं की उपेक्षा करती है। वास्तविक पर्यावरण न्याय के लिए ऐसा वैश्विक सहयोग आवश्यक है जो ऐतिहासिक और समकालीन परिस्थितियों क्षतियों को संबोधित करे। तो बेसिकली हमें क्या है, मिलजुल कर इस पे आना है, विकासशील और विकसित दोनों देशों को लेकर के आगे आना है और तब हम क्या कर सकते हैं, इसको खास तौर पर समापन कर सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है महत्वपूर्ण संदेश, क्या बताना है आपको? महत्वपूर्ण संदेश। जलवायु परिवर्तन को केवल तकनीकी नवाचार और बाजार तंत्रों के माध्यम से संसाधन वितरण की असमानताओं को संबोधित किए बिना हल किया जा सकता है। देखो ये बात गलत है। इन्होंने कहा था कि भी आप इनोवेशन लेकर के आओ, आप उसके साथ साथ खासतौर पर क्या करोगे, पॉलिसी बनाओ
और इसमें कोऑपरेट करो भी, सभी व्यक्ति क्या करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा, तो ये बात गलत है। पर्यावरण न्याय को लिए ऐसा वैश्विक सहयोग आवश्यक है जो जलवायु परिवर्तन में ऐतिहासिक और समकालीन या वर्तमान योगदानों को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील राष्ट्रों को प्राथमिकता दे। बिल्कुल सही बात है भाई, जो आपके गरीब राष्ट्र हैं, जो गरीब राष्ट्र हैं उनको आपको प्राथमिकता देनी होगी और उनकी स्थिति में आप सुधार ला सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट देखो, पूर्व धारणाएं बेसिकली पूछा गया है कि इनमें से कितने अजम्पशन आपके बनाए गए हैं। क्या पूछा है, अजम्पशन आपसे पूछा गया है। जलवायु संकट से निपटने के लिए वैश्विक शासन संरचनाओं में निहित शक्ति असंतुलनों और ऐतिहासिक अन्यायों को संबोधित करना आवश्यक है। बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात कर लें, ये जो पहला स्टेटमेंट है कि जलवायु संकट से निपटने के लिए आपको वैश्विक शासन संरचना में निहित जो शक्ति असंतुलन है और ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित करना है, बिल्कुल सही बात है। वहां पर सबका सहयोग और इनोवेशन और उसके साथ साथ पॉलिसी आपको बनानी पड़ेगी, प्राथमिकता उनको देनी पड़ेगी जो सबसे ज्यादा इससे दुष्प्रभावित है। ऐतिहासिक उत्तरदायित्व पर विचार किए बिना प्रौद्योगिकी और बाजार आधारित समाधान जलवायु संकट को हल करने के लिए पर्याप्त है। देखो यहां पर जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐतिहासिक उत्तरदायित्व, बात यह है कि अगर आप हिस्ट्री में जाते हैं तो हिस्ट्री में तो आप देखेंगे ना भाई, जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, अगर हम बात कर लें जो क्लाइमेट चेंज हुआ है वो किससे हुआ है, जिन्होंने प्राचीन काल में अगर आप देखोगे क्या किया था, मध्यमिक काल में 18वीं शताब्दी में, प्राचीन काल में नहीं 18वीं शताब्दी में इंडस्ट्रियलाइजेशन जब एरा था तो उस समय उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का अति मात्रा में दोहन किया था। आज उसका परिणाम आपको प्रतीत हो रहा है। तो इतिहास को आप नहीं छोड़ सकते, कह रहे हैं ना, विचार किए बिना नहीं, हम उसको रखेंगे। और इसमें कहा गया है कि आप इतिहास और उसके साथ साथ वर्तमान की आवश्यकताएं और भविष्य की चिंताएं और पास्ट में जो किया था उसका सबका मूल्यांकन करने की आवश्यकता। तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है, पहला सही है, तो कौन सी मान्य है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा परिच्छेद देखो। परिच्छेद दूसरा है आपका, ये कह रहे हैं बहुध्रुवीयता का उदय पश्चिमी वर्चस्व से सत्ता को स्थानांतरित कर वैश्विक अस्थिरता को बढ़ाता है। मतलब कि जो बहुध्रुवीयता है वो क्या करती है, वो पश्चिमी वर्चस्व से सत्ता को स्थानांतरित कर वैश्विक अस्थिरता को बढ़ा देता है। जिस उभरती शक्तियां एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती देती हैं। अभी क्या है, जो लगातार आप देखोगे उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं कई आ रही हैं, जिसमें चाइना का हो, इंडिया की अर्थव्यवस्था का हो या अन्य अर्थव्यवस्थाएं इसके अंतर्गत देखने के लिए आपको मिलेंगी। और वो क्या करती हैं, वो एक ध्रुवीयता की जो सिद्धांत है उसको खासतौर पर चैलेंज करती हैं। क्लियर? हाँ, जिससे व्यापार, सैन्य गठबंधनों और प्रौद्योगिकी के लिए प्रतिस्पर्धा तीव्र हो जाती है। सत्ता का यह पुनर्वितरण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में विश्वास को कमजोर करता है और सहयोग को बाधित करता है। वास्तविक चुनौती केवल सत्ता के पुनर्वितरण में नहीं है, बल्कि एक खंडित वैश्विक शासन ढांचे के भीतर विश्वास और सहयोग का क्या करना है, पुनर्निर्माण करने में निहित है। बेसिकली यहां पर क्या है कि केवल सत्ता के पुनर्वितरण में नहीं है ये चुनौती, बल्कि चुनौती यह है कि खंडित वैश्विक शासन के ढांचे के भीतर जो विश्वास है, जो सहयोग है, अगर आप उसको दोबारा किसी बना लो तो चीजें बड़ी बेटर होगी। बेसिकली अगर मैं एक शब्द में कहूं तो ये क्या है, देखो ये है क्योंकि वैश्विक स्तर पर जब इतिहास के पन्नों को पलट के आप देखते हैं तो वहां पर कई देशों में औपनिवेशिक शासन समाप्त हुआ, तो वहां पर एक ध्रुवीय और बहुध्रुवीय राष्ट्र के रूप में चुनौती आई। तो बहुध्रुवीय मतलब कि सबने कहा भी हर एक देश स्वतंत्र होगा, एक ध्रुव में अमेरिका रहा, मेरी छत्र छाया के नीचे सभी पलेंगे बढ़ेंगे। लेकिन यहां पर यह देखने को मिला भाई उसने बहुध्रुवीय और एक ध्रुवीयता का सिद्धांत चलाया, लेकिन आगे चल के अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, जो विकासशील देश थे, जो गरीब देश थे, अब वो अमीर बनते चले जा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो जो एक ध्रुवीयता के सिद्धांत उसको चुनौती दे रहे हैं। तो आज ये कह रहे हैं भाई जो आपने संस्थान बनाए थे उन संस्थानों पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है और वहां पर आपको एक ध्रुवीयता और बहुध्रुवीयता दोनों को मिला करके और विकसित विकासशील को पुनर्विचार करो, सहयोग करो, उसमें विश्वास लेकर के आओ, तो शासन ढांचा सही हो सकेगा। ये कह रहे हैं आपसे कि उप सिद्धांत को सर्वोच्च रूप से क्या है, प्रतिबिंबित करता है। बहुध्रुवीयता की ओर संक्रमण से स्थायी स्थिरता उत्पन्न होने की संभावना कम है, क्योंकि उभरती शक्तियों की बीच प्रतिस्पर्धा भू राजनीतिक अस्थिरता को और अधिक क्या है, बढ़ाएगी। देखो वो बेसिकली क्या है, एक ध्रुवीयता का क्या कर रहे हैं, लगातार विरोध करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लगातार विरोध प्रतीत करते हो रहे हैं। तो यहाँ पर बहुध्रुवीयता की ओर संक्रमण स्थायी स्थिरता उत्पन्न करता है, बिल्कुल स्थिरता उत्पन्न होगी और होने की संभावना कम है, बिल्कुल, क्योंकि उभरती हुई शक्तियों के बीच में प्रतिस्पर्धा राजनीतिक अधिक, बिल्कुल सही बात है।
वैश्विक सत्ता का पुनर्वितरण अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के मूलभूत पुनर्गठन की ओर ले जाएगा और जिससे उनकी वैधता बढ़ेगी। नहीं, ये बात गलत है, तो आंसर तो इसका ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर देखो, असम्पशन है, पूर्व धारणाएं कितनी बनाई गई हैं। बहुध्रुवीयता के कारण वैश्विक शासन का बढ़ता विखंडन वैश्विक मुद्दों पर प्रभावी सहयोग को बाधित करेगा। क्या इससे बिल्कुल सही बात है, ये आप देखोगे लगातार क्या है, ये सहयोग बाधित होगा। वैश्विक सत्ता का पुनर्वितरण अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की विश्वसनीयता को कमजोर करता है, जिससे वे नए क्या है शक्ति संतुलनों के अनुरूप स्वयं को ढालने में संघर्ष करेंगी। बिल्कुल ये बात आपकी सही है। तो मान्य पूछा है पूर्व धारणाएं, तो यहां पर दोनों पूर्व धारणाएं मान्य है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, यहां पर जो बहुत इजी से क्वेश्चन है, मैं फिर से कहूंगा, ये जो टेस्ट है, देखो मैं आपको एक थोड़ी सी और चीजें बता देता हूं स्टूडेंट्स। बेसिकली क्या है, आप देखोगे ये जो टेस्ट है, टेस्ट क्रमांक आपका 9 नंबर का है, 8 टेस्ट और एक आपका विजन आईएएस का, तो 10 टेस्ट हमने अब तक आपको करा दिए सीसैट के। उसमें लगभग मैंने सभी क्वेश्चन 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 के 80 क्वेश्चन मैं कराता हूं, लेकिन अब मैं थोड़ा सा चीजों को बदल रहा हूं। वो चीजें इसलिए क्योंकि आप अब लगभग आप देखोगे 8 लगभग 800 क्वेश्चन मैं सीसैट के करा चुका हूं अब तक आपको। तो उन 800 क्वेश्चनों में मुझे लगता है आपसे मैंने मुश्किल से 20 से 30 क्वेश्चन पूछे होंगे जिनका उदाहरण आपसे पूछा होगा, अन्यथा सभी क्वेश्चन मैंने कराए। तो अब वो टाइम आ गया है, अब आपको क्वेश्चन के राइट आंसर देने हैं। क्या करने हैं, अब क्वेश्चन के राइट आंसर आपने देने और मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। हाँ, मुझे हल्के क्वेश्चन कराएंगे आपसे, ज्यादा हार्ड नहीं, मैं बता दूंगा कैसे करने हैं। देखो पढ़ लेते हैं, जिसको मैं इस तरीके से येलो कलर से मार्क कर रहा हूं, वो आपको क्या करना है, आंसर देना है कमेंट्स में। श्रीकांत की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, तुम्हारी छोटी बहन के दादा की पत्नी मेरी भाभी है। राजीव का श्रीकांत से क्या संबंध है। बहुत ही इजी सा स्टेटमेंट है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो पिता, दादा, परदादा या ससुर, ठीक है, ये आपको बताना है। उसके साथ साथ 36 में कह रहे हैं ए और बी एक दूसरे की ओर मुंह करके सूर्य उदय का आनंद ले रहे हैं। बेसिकली देखो क्या होता है, दो चीजों को ध्यान में रखना। देखो ये है आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यह है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इन्होंने कहा है सूर्य उदय। सूर्य उदय का मतलब होता है कि सूरज जो निकलता है आपका वो पूरब से निकलता है, तो ध्यान में रखेंगे। अब तो सूरज जब पूरब से निकलता है तो ये इस तरीके से आप इसको देखोगे, तो एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े आनंद ले रहे हैं। अब ये कह रहे हैं एक ही छाया बी के बाईं ओर पड़ती है। भाई एक ही छाया क्या पड़ती है, बी के बाईं ओर पड़ती है। यदि बी का मुंह दक्षिण की तरफ होगा और ए का मुंह उत्तर की तरफ होगा, देखो जब भी तो बी की जो एक ही छाया, ये बी मान लेते हैं, ऐसे उधर देख रहा है बी और उधर देख रहा है आपका ए, तो इसकी जो छाया है, एक ही छाया बी के बाईं ओर पड़ती है, ये इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा। तो देखो, तो ये पूछ रहे हैं आपसे बी किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, पूरब, उत्तर, दक्षिण, पूरब या दक्षिण, तो ये आपको बता देना है। क्लियर। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। एक मोबाइल आप देखोगे एक्सेसरीज विक्रेता दो समान वायरलेस हेडफोन समान विक्रय मूल्य पर खरीदता है। वह पहला हेडफोन 18% लाभ पर बेचता है और दूसरा हेडफोन पहले हेडफोन के विक्रय मूल्य से, ध्यान रखना यहां पर देखो सवाल को परिवर्तित किया है, पहले हेडफोन के विक्रय मूल्य से 10% क्या है कम पर बेचता है। तो यहां पर आप पूछ रहे हैं दोनों हेडफोनों के साथ बेचने पर विक्रेता को कुल कितने लाभ या फिर हानि हुई है। बेसिकली अगर मैं बात कर लूं, मान लीजिए हमने माना 100 का था, उसने कहा 18% के लाभ पर बेचता है, तो ये हो जाएगा 118/100। क्लियर। अब ये कह रहे हैं यहां पर, जरा समझना विद्यार्थी, इस चीज को थोड़ा सा समझने का कोशिश करें। अगर मान लीजिए जब इतने पे बेचा तो कितने का हो गया, बोले सर ये आपको देखने के लिए मिलेगा, और उसके बाद में क्या है, उसके पर 10% की हानि, तो 90। अब सोल्व करो इसको, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे, 1 जीरो से ये चला जाएगा, और यहां पर आ जाएगा, आप देखोगे ये चला जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे या तो आप, अन्यथा आप करेंगे 2 से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 से काटो, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18। क्लियर। हाँ, तो ये आ जाएगा आपका 59.5। बोलो यहां तक चीजें क्लियर है, क्योंकि कम पर बेचता है। हाँ, कितना आ जाएगा ये आपको देखने को मिलेगा। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखो, इसका मल्टीप्लाई आप कर लो तो इसको आप भाग करके देख लो। अच्छा 9 है ना इधर, 59 और 9 भी तो है ना, तो ये है आपका 1 सेकेंड, ये है आपका 599 अपॉन कितना 5, तो 9 9 81, 1 8 कैरी का और 9 पंजे 45, 45 8 5 13, ये कितना हो जाएगा
53, 31 हो जाएगा। 5 से काटो, 5 दही 50 या 5 ही कना 5, ठीक है। 5 दही 50 करके आप देख सकते हैं, 5 ही कना 5 और 5 छंग 30 और 1 बचा, 5 दूनी 10। तो मतलब कहने का तात्पर्य यहां पर ये है, आपको देखने को मिलेगा ये आपका हो जाएगा, हाँ 162। इतनी बार खासतौर पर क्या है 162 नहीं आएगा, 16.2 आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर, हाँ 16.2 आपको देखने के लिए मिलेगा। बोलो चीजें क्लियर है यहां तक? बोले सर एकदम क्लियर है। अब ये कह रहे हैं आपसे कि भाई जो आपका खासतौर पर विक्रय मूल्य था, नहीं तो आप इसको ऐसे करें, एक सेकेंड रुको मैं दोबारा कर देता हूं क्योंकि सवाल थोड़ा सा बाय मिस्टेक गलत हो रहा है, ऐसे नहीं होगा। देखो दोबारा कर लेते हैं, एक सेकेंड रुको, इसको हो जाने दो रिफ्रेश। मोबाइल देखो ये कह रहे हैं 2 मोबाइल हैं, वायरलेस का सामान है, पहले पर 18%। मुझे एक बात बताओ विद्यार्थी, अगर मैं कहूं आपसे भी 18% का हो रहा है, क्योंकि 2 मोबाइलों की बात यहां पर हो रही है, कितनों की हो रही है 2 की मोबाइलों की बात हो रही है। तो पहले का हम देख लेते हैं, पहले वाले का कितना है 18%। मतलब कि सर कहने का तात्पर्य ये हुआ, अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 1.88 हो जाएगा कि नहीं, बोलो 18% का लाभ होता है तो 118 आप कहेंगे, 118 इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये आता है 1.18, 1.8 आ जाता है। तो बोले सर पहला जो आ जाएगा वो 1.8 आपको देखने के लिए मिलेगा, बोलो 1.18 देखने के लिए मिलेगा, इतने का लाभ हो गया। उसके बाद कह रहे हैं दूसरा हेडफोन जो है पहले के विक्रय मूल्य पर, दूसरा हेडफोन क्या होता है पहले के विक्रय मूल्य पर, तो पहले का कितना है, पहले का है 1.18 इंटू और दूसरा हानि पर होता है तो 90, इसको कर लेते हैं, ये इससे चला जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.90 आप कह सकते हैं। तो 1.18 इंटू 0 आपका 90 आ जाएगा, इसमें कोई दो राय करें, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको देखने के मिलेगा 1.062 आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ये कह रहे हैं आपसे कि कुल का कितना हो गया, तो देखो कुल का हो गया आपका 1.18 प्लस कितना हो गया आपका 1.062 हो गया, इसको जोड़ लो। तो जब आप जोड़ोगे तो ये देखने के लिए मिलेगा आपको 2.242 देखने के लिए आपको मिल जाएगा। किस पर हुआ, अब मुझे एक बात बताओ हुआ किस पे, तो आपको कहने का तात्पर्य, क्योंकि ये जो है आपके दोनों देखने के लिए मिलते हैं, तो इसमें से 2 थे, कितने थे 2 थे, तो यहां पे से आप माइनस क्या कर दोगे 2C या फिर आप 2 हटा दोगे, क्योंकि 2 है भाई, 2 मोबाइल फोन है, तो आप घटा दो इसमें से, तो ये आ जाएगा 0.242। किस पर हुआ है सर, ये आप देखोगे 2 पर हुआ है, तो इसको काट दो, तो इसको जब आप काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 12.1, अगर परसेंटेज में तो 100 आप जानते हैं, तो इतने की क्या हो रही है बेसिकली आप देखोगे लाभ आपको देखने के लिए मिल रहा है। क्लियर, हाँ तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा है, हाँ क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है, तो 2 इसका राइट आंसर देखो। रीजनिंग का क्वेश्चन है आई थिंक, अनमोल 34 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है और फिर वह दाएं मुड़कर, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो इसको आप देंगे है ना, ऐसे दाएं और बाएं और, तो ये तो आप सभी कर ही लेते हैं, इसको पढ़ो आराम से, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन वही कराऊंगा जो आपसे नहीं होंगे, ठीक है, और इसे पढ़ लो, यहां तक पढ़ लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कराते हैं, मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग के तो अब आप कर ही लोगे एकदम। 2 ट्रेनें समानांतर पटरियों पर एक चाल चल रही हैं, दूसरी ट्रेन को एक यात्री बैठा हुआ है, जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो यात्री पहली ट्रेन से, आप देखोगे इस ट्रेन का यात्री 8 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चलती हैं तो पहली ट्रेन उस यात्री को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। यदि पहली ट्रेन की लंबाई 240 मीटर है और जिसका ट्रेन यात्री में बैठा है उसकी लंबाई 160 मीटर है, तो यहां पर क्या करना है, टोटल आप देखोगे लंबाई आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बेसिकली क्या करना है जरा समझना इस चीज को, ये कह रहे हैं मीटर प्रति सेकंड में आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताई है कि भाई स्पीड क्या है ना, यही तो होती है कि स्पीड नहीं हमें पता भाई कितनी उसकी स्पीड है, गति कितनी है। तो 2 ट्रेनें हैं बेसिकली, यहाँ पर पहली ट्रेन है और यहाँ पर दूसरी ट्रेन है, बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि भाई जब पहली ट्रेन इस यात्री को 8 सेकंड में पार करती है ना, पर जाती है, जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चलती हैं तो फिर 24 में। तो देखो अगर मैं बात कर लूं आपसे x + y, तो पहली ट्रेन कितने में कर जाती है, बोले सर आप देखोगे 200 कितने में, पहली ट्रेन की लंबाई इतनी है ना, पहली ट्रेन ही तो कर रही है, तो कितना है 8 सेकंड में, तो 8 से कितना हो जाता है 24, तो 30 अगर हम देखेंगे आपको देखने के लिए
मिल जाता है। कितना? तो x प्लस बी का मान कितना आ गया? बोलो x प्लस बाई का मान आ गया आपका 30। क्लियर? हाँ, बोले सर यहां तक सही है। अब दूसरे को देखो, दूसरे में कह रहे हैं कि जब पहली और दूसरी होती है तो 24 सेकंड में वो पार कर जाती है। तो पहली दूसरी 24 सेकंड में पार कर जाती है। बोले सर एकदम बात सही है। तो यहां पर क्या सापेक्ष गति, देखो पहले में क्या है, जब दोनों इस तरीके से जा रही थी, है ना, तो उसमें क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जब दोनों समान दिशा में चलती हैं तो वहां पर माइनस हो जाता है। तो पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है? एक की है 124 और एक की 160, तो उसमें से चला जाएगा। आप देखोगे x माइनस बाई बराबर कितना, तो यहां पर x माइनस बाई बराबर आपको देखने को मिलेगा। बोले सर ये हो जाएगा 240 अपॉन कितना, 24। तो यहां पर कितना आया? बोले सर x माइनस कितना, बाई बराबर कितना आपका 10 आ गया। अब देखो दोनों मान हमारे पास में हैंगे, दोनों मान हमारे पास में हैंगे, तो अब हम कर सकते हैं इसको। एक है x प्लस बाई बराबर कितना है, 30 है, और x माइनस बाई बराबर कितना है, 10 है। अब दोनों को प्लस माइनस करने पर आप कर लो इसको। जब दोनों को आप देखोगे समीकरण को हल करते हो तो ये है आपका प्लस माइनस, तो x तो बाई तो चला जाएगा, ये आ जाएगा 2x बराबर कितना, ये आ जाएगा आपका 40। ठीक है, और इसको काटेंगे तो x का मान आ जाएगा आपका, x का जो मान आएगा ये आ जाएगा आपका 20। बोलो यहां तक चीजें क्लियर है? तो पहली ट्रेन की जो आप देखोगे चाल है वो 20 मीटर प्रति सेकंड से वो चलती है, पहली ट्रेन। ठीक है, x की है। अगर बाई की पूछ लेता तो हम उसमें से माइनस कर देते, वो 10 हो जाती। तो यहां पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो 40 नंबर का क्वेश्चन है, और 40 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली देखो ये कह रहे हैं आपसे रजनी एक बिंदु से चलना शुरू करती है और 100 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर सीधी चलती है, उसके बाद बाईं मुड़कर 80 मीटर चलती है, अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चलती है। तो रजनी अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? तो अब देखो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, तो आप इसका राइट आंसर दोगे, आपको देना है ना। तो जहां पर मैं येलो कर, अब देखो इजी से क्वेश्चन है तो इसको तो आप दे ही सकते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन है ना, ये तो अपेक्षाएं आपसे अब होती हैं। चलो फिर परिच्छेद को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखो वैश्विक राजनीति में नैतिक मूल्यों का चरण अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक निर्णायक परिवर्तन को चिन्हित करता है। जैसे जैसे आर्थिक शक्ति का संकेंद्रण होता है, राजनीतिक विमर्श अधिक व्यावहारिक और प्राय अमानवीय चिंताओं के इर्द गिर्द केंद्रित हो जाता है। यह उपयोगितावादी प्रवृत्ति जो दीर्घकालिक नैतिक विचारों की तुलना में अल्पकालिक लाभों को प्राथमिकता देती है, न्याय एवं निष्पक्षता जो मूल्यों को क्षीण कर देती है, मानव अधिकार और स्थिरता जैसे प्रश्न आर्थिक एवं रणनीतिक हितों के अधीन हो जाते हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की विश्वसनीयता भी समझौता ग्रस्त होती है। लेखक के अनुसार वास्तविक समस्या नैतिक का पूर्ण अभाव नहीं बल्कि यथार्थवादी राजनीति के पक्ष में नैतिक ढांचे का क्रमबद्ध क्षरण है, क्योंकि जो नैतिक ढांचा है वो लगातार क्या हो रहा है, क्षरण होता चला जा रहा है, जो वैश्विक व्यवस्था की नैतिक अखंडता के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले में आपसे क्या पूछा गया है, ये कह रहे हैं आपसे उप सिद्धांत के सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, तो इसका उप सिद्धांत के बारे में आपसे पूछ रहा है। वैश्विक राजनीति का पतन व्यावहारिक अल्पकालिक हितों के पक्ष में नैतिक मूल्यों के क्षरण से उत्पन्न होता है। क्या बात सही है? बिल्कुल बात एकदम सही है, इसमें कोई दोहराग्रह है नहीं। पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। वैश्विक राजनीति में नैतिक मूल्यों को आर्थिक और रणनीतिक माफ कीजिएगा हितों को प्राथमिकता देने के कारण सुनियोजित रूप से कमजोर किया गया है। क्या ये बात आपकी सही है? हाँ बिल्कुल एकदम बात सही है, क्योंकि इससे लगातार क्या हो रहा है, वैश्विक राजनीति में नैतिक जो मूल्यों को आर्थिक रूप से रणनीतिक हितों की प्राथमिकता देने के कारण सुनियोजित कमजोर होता गया है। वैश्विक शासन में प्रौद्योगिकी प्रगति ने मानव अधिकार संरक्षण के क्षरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नहीं, ये बात आपकी गलत है। अब पूछा गया है पूर्व धारणाएं मान्य है, तो इसमें पहला एकदम सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। परिच्छेद है आपका सेकंड। समकालीन ज्ञान मीमांसीय प्राय वस्तुनिष्ठ सत्य की खोज को व्यक्तिगत पक्षपातों से पृथक एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करती है, जो निष्पक्ष और सार्वभौमिक बोध को बढ़ावा देता है। किंतु लेखक इस दृष्टिकोण को चुनौती देता है और तर्क करता है कि ज्ञान स्वभावतः व्यक्तिनिष्ठ होता है, जो उन संबंधात्मक संदर्भों में
संबंधात्मक संदर्भों में निर्मित होता है, जहां शक्ति, भावना एवं दृष्टिकोण एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। ज्ञान को उसके व्यक्तिगत आयामों से पृथक करने का प्रयास उसके नैतिक और राजनीतिक निहितार्थों की उपेक्षा करता है। लेखक के अनुसार मूल समस्या स्वयं ज्ञान नहीं बल्कि तटस्थ सत्य का वह आग्रह है जो जानने से जुड़े नैतिक उत्तरदायित्वों की अवहेलना करता है। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि भाई तटस्थ जो सत्य है वो खासतौर पर उसकी जो अवहेलना कर रहा है वो इसमें एक चुनौती है। केंद्र विचार आपसे पूछा गया है, इसमें क्या है? ज्ञान तभी वेद माना जा सकता है जब वह पूर्णतः व्यक्तिनिष्ठ प्रभावों और भावनात्मक संलग्न से मुक्त हो। ऐसी बात नहीं है। ज्ञान को तटस्थ मानने की धारणा उसके संबंधात्मक और नैतिक आयामों की उपेक्षा करती है जो उसके सम्यक बोध के लिए अनिवार्य है। बिल्कुल ये सही बात है। अंतिम लाइनें आप पढ़ोगे, देखो इन्होंने कहा है कि राजनीतिक और रणनीतिक निहितार्थों की उपेक्षा करता है। लेखक के अनुसार मूल समस्या स्वयं ज्ञान नहीं है बल्कि तटस्थ सत्य का वह आग्रह है जो जानने से जुड़ी नैतिक उत्तरदायित्व की अवहेलना करता है, और यही तो इसमें कहा गया। 44 देखो, उपयुक्त पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं, आपसे पूछा है। ज्ञान मानव संबंधों के भीतर निर्मित होता है और वह एक पृथक वस्तुनिष्ठ अन्वेषण के रूप में अस्तित्व में नहीं रह सकता। तो ये बात आपकी क्या हो जाएगी? बिल्कुल एकदम बात सही हो जाएगी। ज्ञान के निर्माण में नैतिक संलग्नता वैकल्पिक है और वह ज्ञान की वेदता को प्रभावित नहीं करती। क्या बात आपकी सही है? नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि ये कह रहे हैं ज्ञान के निर्माण में नैतिक संलग्नता वैकल्पिक है और वह ज्ञान की वेदता को प्रभावित नहीं करती। मतलब ये गलत है, प्रभावित करती है। पूर्ण धारणाएं मान्य है, तो यहां पर पहला आपका सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने लास्ट क्लास में आपसे किया था, बादाम वगैरह का क्वेश्चन ये आपको देखने के लिए मिल रहा है ना? तो देखो कैसे करना है, आइए थोड़ा करते हैं, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। गुणा गणित ज्यादा होगा इसमें। एक ड्राई फ्रूट्स के व्यापारी ने 30 दर्जन बादाम 14,000, आप देखोगे कितने में, 400 रुपए में खरीदे। तो 30 दर्जन का मतलब क्या हुआ? अगर हम बात कर ले 30 दर्जन, एक दर्जन में होते हैं 12, तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। मतलब कि सर हो गया ये आपका 360 जो बादाम थे इनका मूल्य था आपका 14,400 रुपए। बोलो चीजें यहां तक क्लियर है? क्लियर? उसने 32 पैकेट काजू भी खरीदे, प्रत्येक काजू 20 रुपए के थे। अब देखो 32 पैकेट उसने काजू के खरीदे जिसमें प्रति एक पैकेट में 20 काजू थे। तो देखो यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि अगर 32 पैकेट खरीदे और 20 काजू एक में थे तो कितना हो गया? 2 दूनी 4 और 2 6, मतलब कि 640 काजू थे और इनका जो मूल्य था, इनका प्राइस था आपका 57,600। क्लियर? हाँ। उसने सभी बादाम और काजू को एक साथ मिला लिया। अब सभी बादाम और काजू उसने मिला लिए, तो यहां पर देखो 360 आपके बादाम हो गए और 640 आपके काजू हो गए। 0 6 4 10 0, ये हो जाएगा आपका 10। मतलब कि 1000 काजू और बादाम मिक्स हैं और टोटल कितने के हैं? 14,400 और आपके 57,600। ये 2 0 ऐसे ही आ जाएंगे। फिर 6 और 4 10 का 0 1, 7 और 5 होते 7 5 12 का 2, ठीक है 12 का 2, क्योंकि कैरी का 1 आ जाएगा, 7 4 11 और 5 12 का 2, एक कैरी का, और ये आ जाएगा 5 और 1 6 और 1 7। मतलब कि 72,000 आपको देखने के लिए मिला। क्लियर? हाँ। बादाम और काजू को, ठीक है, उसमें से सभी बादाम और काजू को एक साथ मिलाकर 5 ड्राई फ्रूट्स के लिए, अब देखो जो 5 ड्राई फ्रूट्स हैं उसके लिए 432 रुपए की दर से बेचता है। 5 ड्राई फ्रूट्स कितने में बेचता है? 432 रुपए में बेचता है। तो एक ड्राई फ्रूट्स का बताओ, इसमें काजू बादाम भी है, तो एक ड्राई फ्रूट्स का मान कितना हो गया अगर आप इसमें से निकालेंगे? तो 432 बटे 5, 5 अट्ठे 40 और ये हो जाएगा आपका 3 और 5 छंग 30 और ये आ जाएगा आपका 2 और 5 चौक 20। ये हो जाएगा आपका 86.4। कितना हो जाएगा?
बोलो 86.4 आपको देखने के लिए मिलेगा। अब हम बात कर ले यहाँ पे, क्योंकि 86.4 और 100 बिल्कुल 1000 ड्राई फ्रूट्स का अगर हम मान देखें तो 86.4 अब 1000 से इसमें गुणा कर दो तो ये आ जाएगा आपका 86,000 कितना 86,000 आपका 400। तो इसकी दर से वो बेच रहा है। टोटल थे कितने 72,000। अब उसको देखो, अब यहां पर उसका जो मूल्य था बेसिकली अगर हम बात कर ले सीपी ये था, एसपी ये आ गया, तो सीपी बेसिकली अगर हम बात कर ले तो 72,000 और आपका एसपी है आपका कितना 86,700। हाँ 72,000 है और 86,400। तो देखो बहुत इजी हो गया, 86,400 में से आपको 72,000 घटा देना है। तो आप घटाओ 0 0 4, ये आ जाएगा आपका 4 और ये आ जाएगा इतना, तो 14,400 कितने पे है आपका, ये है 72,000। कितने की आपसे पूछा ना, अगर परसेंटेज में पूछेगा तो भी आप इसका राइट आंसर दे दोगे। तो इन दो जीरो से ये दो जीरो चले जाएंगे, इससे ये चला जाएगा इतना। अब इसको काटो, ये कितनी बार जाएगा, देखो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, मतलब कि ये जा रहा है आपका 20, तो इतना आ जाएगा आपका 20%। क्लियर हुआ। हाँ तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा 20% है इसमें। हाँ सी इसका राइट आंसर है, देखो 20%। ठीक है, तो ऐसे आपको इसका राइट आंसर निकाल लेना था। ये क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है आपका 46 नंबर। गरीब रथ एक्सप्रेस दोपहर 1 बजे ए से चलती है और 2 घंटे बाद दुरंतो एक्सप्रेस उसी शहर से उसी दिशा में चलती है। दुरंतो एक्सप्रेस ने रात 9 बजे गरीब एक्सप्रेस को ओवरटेक किया। अब जहां पर थोड़ा सा समझना है आपको, देखो 2 ट्रेनें यहां पर चल रही हैं स्टूडेंट्स, 2 ट्रेनें। एक चल रही है आपकी गरीब एक्सप्रेस है, क्लियर, और वो चली है 1 बजे। कब चली है, वह चली है आपकी 1 बजे। ठीक है 1 बजे चली है, 1 बजे चलती रही। अब मुझे बताओ 1 बजे से 9 बजे तक के कितने घंटे हो गए, मुझे एक बात बताओ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि उसको जो होंगे 8 घंटे यहां से यहां तक जाने में, 8 घंटे का समय। अब ये कह रहे हैं दुरंतो जो एक्सप्रेस थी, दुरंतो एक्सप्रेस 9 बजे गरीब एक्सप्रेस को ओवरटेक करती है, मतलब कि उसको पकड़ लेती है, तो 8 घंटे तक का समय लगता है। यदि दोनों ट्रेनों की औसत गति का योग 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब कि चाहे वो आपकी गरीब हो और चाहे आपकी दुरंतो हो, तो इनका जो एवरेज है अगर हम उसकी बात कर ले तो 70 किलोमीटर प्रति हावर है। तो इस यात्रा के दौरान दोनों ट्रेनों की औसत गति क्या थी ये आपको बताना है, मतलब कि इसकी औसत एवरेज आप देखोगे क्या थी, इसके बारे में आपको बताना है। क्लियर हुआ। हाँ तो अब यहां पर जरा समझना, दोनों ट्रेनों की औसत गति भी हमारे पास है कि भी सारी चीजें हैंगी। क्लियर। हाँ तो अब मुझे बताओ, अगर दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे तक तो 8 घंटे लगते हैं, और दुरंतों को लगने वाला समय दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक, क्योंकि ये कह रहे हैं ना रात 9 बजे तक, तो रात 9 बजे तक आप देखो, क्योंकि 3 बजे से वो चलना शुरू करी है। अब 3 बजे से 9 बजे तक का समय लगाओ कितना हो गया, तो वहां पर 6 घंटे हो गए। तो यहां पर अगर हम देखें, एक तरफ है आपका गरीब और एक है आपकी दुरंतो, तो इसको लग रहे थे कितने, इसको लग रहे थे 8 घंटे और इसको लग रहे थे 6 घंटे। इसका आप कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 3 दूनी 6, तो 4:3 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 4:3 देखने के लिए मिलेगा, ये हो जाएगा 3x, और ये टोटल कितना हो गया, टोटल कितना होगा मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं इसको, तो 4x + 3x बराबर कितना 70, तो ये आ जाएगा आपका 7x बराबर 70, तो x का मान आ गया आपका कितना 10। क्लियर। तो ये कह रहे हैं आपकी दोनों की औसत गति कितनी है, तो एक की हो गई आपकी 40 और एक की हो जाती है कितनी 30। क्लियर। अब दोनों का योग बटे और दोनों की संख्या से आप कर लेंगे, तो 2 हैं तो आप कर लो भाई, यहां पर क्या है बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 40 × 30 बटे कितना आपका 40 + आपका 30। देखो 4 × 12 है और 12 दूनी 24, बेसिकली कितना आ गया, 2 जीरो लग जाएंगे और 4 और 3 7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 × 21 कितना आएगा,
यह आएगा 7×21 और 34 दशमलव आपका कुछ आएगा 28 किलोमीटर। ठीक है, 34.28 किलोमीटर इनकी औसत गति आएगी। देखो ये आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो कुछ इस प्रकार से आपको यहां पर करना है। अब आप कहोगे कि सर आपने एक बात हमें नहीं बताई, क्योंकि इसमें कह रहा था रात्रि, क्योंकि ये कह रहा ना जैसे नाइट को है ना, रात 9 बजे है ना, तो 9 बजे ये कह रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, एक बेकरी थोक के खासतौर पर आप देखोगे कप केक खरीदती है, जहां 5 कप केक की कीमत 40 रुपए है। देखो 5 कप केक की कीमत 40 है ना, 5 की 40 है तो एक की कितनी होगी, एक की होगी 40/5, तो 8 हो गई। एक बराबर कितना है, 8 आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बेकरी मालिक विक्रय मूल्य की समीक्षा करता है, निम्नलिखित में से 2 कथनों पर विचार कीजिए। देखो, यदि 4 बेकरी कप केक 36 रुपए में बेचती है, तो 4 देखो कितने में बेचती है, मुझे एक बात बताओ भाई, 36 रुपए में 4 बेचती है तो ये हो जाएगा 4 8 32, 4 निम 36, 9। ठीक है, तो ये कह रहे हैं उसे कितने का है, 25% का लाभ होता है। भाई 8 की उसकी टोटल लागत थी, क्लियर, 8 की लागत थी, 9 की उसने बेची तो 1 हुआ, और यहां पर देख लेते हैं 25 है कितना है, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, 12.5 यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये कह रहे हैं 25% का लाभ, नहीं, यहां पर कितना है 12.5 का, पहला गलत। यदि बेकरी प्रति एक कप केक आप देखोगे 9.60 में बेचती है तो 20% का लाभ होता है। था क्या, उसकी जो लागत थी वो थी 8, लेकिन उसने क्या किया 9.02 में बेचा। ठीक है, 9.060 में, तो यहां पर कितना आएगा, ये आ जाएगा 1.060, कितने पर आ जाएगा 8 पर, ये 2 जीरो यहां लग जाएंगे और इनटू आपका इससे ये चला जाएगा और इससे ये चला जाएगा। अब यहां से देखो 8 दूनी 16, तो यहां पर 20% आ गया, तो 20% का लाभ होता है। हाँ, तो सेकेंड वाला इसमें सही है, पहला वाला गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये इजी था, कुछ भी नहीं है। हाँ, एक वाहन डीलर ने 2 बाइकों को एक साथ, मतलब कि आप देखोगे 50,000 रुपए में खरीदे। पहली बाइक पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरी बाइक पर उसे 20% की हानि हुई। यदि दोनों बाइकों का विक्रय मूल्य समान थे तो पहली बाइक का क्रय मूल्य कितने रुपए था। अब ये आपको बताना है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं ताकि आपका चीजें इजी हो जाए। देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बात कर लूं, इसको 2 तरीके से आप कर सकते हैं। परसेंटेज में पूछता तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन इसने प्राइस पूछ लिया। मुझे एक बात बताओ कि भाई इसने क्या कहा, पहली पर 20% का लाभ 120 हो गया, दूसरी पर 20% की हानि मतलब कि 80 हो गई। क्लियर, हाँ, बराबर कितना है 50,000। या अब आप इसका आंसर नहीं दे सकते, बोले सर बिल्कुल दे सकते हैं। इसको सोल्व कर लेते हैं, इससे ये चला जाएगा और इससे ये चला जाएगा। क्लियर, तो हमें एक का मान यहां पर मिल जाएगा 12 8 96, ये आ जाएगा 50,000 ऊपर और ये आ जाएगा 12 8 96। अब आप इसको काटोगे, ये चला जाएगा, आप देखोगे 48 दूनी 96 होता है और यहां पर 25 दूनी 50 होता है। क्लियर, हाँ, तो 25,000 हो गया। फिर से काटो आप इसको 2 से, तो इस प्रकार से आप इसको काटते चले जाओ, जहां पर एक का मान आ जाएगा फिर उसमें आप रख के उसका आंसर निकाल ले जाओगे। एक तो तरीका ये है, ठीक है, एक तो तरीका बेसिकली आपको ये देखने के लिए मिलेगा, आप ऐसे कर सकते हैं। एक तरीका है कि भाई आप एक्स से भी तो इसको कर सकते हैं। बोले सर एक्स से कैसे करना है, एक्स से थोड़ा बता दोगे क्या। हाँ, एक एक्स से भी तरीका, देखो कैसे करना है, आइए थोड़ा समझा देते हैं आपको। देखो एक्स से कैसे करना है, मुझे एक बात बताओ, मैंने माना पहली बाइक का जो मूल्य था, भाई फर्स्ट वाली जो बाइक थी उसका मूल्य मैंने मान लिया कि एक्स था। क्लियर, हाँ, अब ये कह रहे हैं और दूसरी बाइक का मूल्य क्या हो गया, दूसरी बाइक का मूल्य हो गया 50,000 माइनस एक्स, क्योंकि ये क्या है हानि पर बेच रहा है ना 20% दूसरा वाला। तो यहां पर हो जाएगा पहली बाइक का मूल्य आप देखो कितना होगा, पहली बाइक का होगा एक्स कितना, इतना हो जाएगा। क्लियर, हाँ, और दूसरी बाइक हानि पर बिकती है तो दूसरी बाइक का कितना हो जाएगा, ये पहली वाली का है, दूसरी वाली का कितना हो जाएगा, दूसरी वाली का हो जाएगा आपका 50,000 माइनस एक्स इंटू कितना होगा, ये ब्रैकेट में आ जाएगा ना, यह आ जाएगा आपका 80 बटे कितना 100। बोलो यहां तक चीजें क्लियर है। अब ये कह रहे हैं चूंकि विक्रय मूल्य दोनों का आपको निकालना है तो बहुत इजी हो जाएगा। कैसे निकालना है देखो, थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका x इंटू 120 अपॉन 100 बराबर कितना 50,000 माइनस एक्स
कितना 80/100। क्लियर, यहां तक चीजें क्लियर हो गई? बोले सर यहां तक एकदम चीजें क्लियर है। बोलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हो जाएगा आपका, आप देखोगे इससे ये 0 चला जाएगा, ये 0 चला जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4, 4 दूनी 8, और ये आ जाएगा 6 दूनी 12। तो यहां पर आ जाएगा 6x/100 बराबर 50,000 माइनस x, और ये आ जाएगा 4/100। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? बोले सर ये भी बात एकदम ठीक है। अब देखो अगर हम इसकी बात कर लें तो यहां पर अब इसको सोल्व करते हैं आगे थोड़ा। ये आपको सोल्व करोगे, अब ये आपको मिलेगा, अगर आप इसकी बात कर लें तो ये आ जाएगा आपका, क्योंकि ये 50 है तो इसको आप काटो 50,000 को, तो इसको आप 5 से काट सकते हैं, 25 चौका 100 या 20 पंजे 100। तो यहां पर आ जाएगा 6 पॉइंट कितना 6/5 बराबर, ये 4 इधर आ जाएगा, आप कह सकते हैं कि भाई 50,000, ठीक है, माइनस कितना x, और यहां पर इसके बटे में आपको देखने के लिए मिलेगा 5। क्लियर हो गया? क्योंकि अगर मैं मान लूं कि इसका 100 ही ले ले तो 100 ही करना 100, या फिर मैं कहूं 5 से आप काट दो भाई इसको, या 25 से आप काट दो, 25 चौका 100 काट सकते हैं, या फिर 20 पंजे 100 भी आप काट सकते हैं। क्लियर? हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 4 पंजे 20, ठीक है, ये हो जाएगा 4 पंजे 20, और इधर आ जाएगा 4x। तो बेसिकली ये हो गया 5 से 5 कटा, इसको यहीं उड़ा दो, 6x बराबर कितना 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 ये हो जाएगा, और इसके पीछे कितने लगेंगे, ये 4 जीरो थे ना, 4 जीरो थे, तो अब 5 जीरो लगेंगे, 3 और 2 5, माइनस कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। तो अब ये 4x है और इधर है आपका 6x, तो इधर आएगा तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 10x बराबर कितना 2 लाख, 5 जीरो ना, हाँ। अब इससे ये चला जाएगा एक बार तो कितना आ जाएगा, ये आपको मिलेगा 5 जीरो ना 3 नहीं 6 हो गए ना, 1 जीरो चला जाएगा, तो 20,000 आ गया। तो x का जो मान आ जाएगा बेसिकली आप देखोगे 20,000 आपको देखने के लिए मिलेगा। बोलो x की पावर कितनी आ गई 20,000। तो इन्होंने कहा था कि पहली बाइक का है ना, ये कह रहा ना पहली बाइक का जो मूल्य है वो क्या है, तो पहली बाइक का x का मान ही आपने पूछा है, क्योंकि x माना था तो उसका आपका आ जाएगा 20,000। अब देखो यदि पहली बाइक का 20,000 है तो दूसरी बाइक का आपका 30,000 हो जाएगा। क्लियर? टोटल दोनों 50,000 की थी, तो इसलिए आप इसको ऐसे करोगे। अब आपको चीजें बड़ी ही स्पेशल वे में चीजें समझ में आ गई होंगी। क्लियर? चलो, तो ऐसे आपको ये सोल्व कर लेना था और कुछ भी इसमें नहीं था। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, जिससे आपको बेटर लगे उस तरीके से आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी सा क्वेश्चन है। अपने कार्यालय से शाम 5 बजे घर लौटते समय अनीस ने देखा कि घर की ओर चलते हुए उसकी परछाई उसके पीछे की ओर पड़ रही थी। अनीस के घर की दिशा ज्ञात कीजिए। तो यह आपको बताना है भाई, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है ना, ये सब आपको करने हैं, बहुत इजी से क्वेश्चन है ये बिना पेन पेंसिल उठाए आप इसका आंसर दे सकते हैं। केतन सीधे कार्यालय से चल रहा है। 15 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। उसी दिशा में 20 किलोमीटर चलने के बाद एक दुकान पर पहुंचता है। दुकान से वह दाएं मुड़ता है और 35 किलोमीटर चला, फिर से दाएं मुड़ा और 18 किलोमीटर चलकर अपने कहाँ है घर पहुंच जाता है। तो ये भी, इसको भी आपको राइट आंसर देना है। हाँ, इसको भी राइट आंसर देना है आपने, तो इसको भी राइट आंसर देना है आपने। फिर पहुंच जाता है। यदि केतन अब दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है तो बताइए कि उसके कार्यालय से किस दिशा में चलना शुरू किया था। तो बड़ा ही इजी सा ये भी क्वेश्चन है, तो ये मैं आप ही से करवाऊंगा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। तो ये जी से क्वेश्चन है रीजनिंग के। मैथ के कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेंगे तो मैं करवाता चलूंगा। देखो परिच्छेद आपका, आधुनिक आध्यात्मिक अभ्यास जैसे मेडिटेशन और माइंडफुलनेस व्यक्तिगत रूपांतरण पर बल देते हैं, जिन्हें व्यक्तिगत प्रबोधन और के लिए अपनाया जाता है। किंतु लेखक इस दृष्टिकोण की आलोचना करता है और तर्क देता है कि यह चेतना की अंतसंबद्ध प्रकृति की उपेक्षा करता है। वास्तविक आध्यात्मिक जागरण व्यक्तिगत रूपांतरण से आगे जाकर के सामूहिक चेतना के भीतर अपनी भूमिका की पहचान करने में निहित होता है। केवल व्यक्तिगत उत्क्रमण
पर ध्यान केंद्रित करना सामूहिकता के प्रति उत्तरदायित्व की उपेक्षा करता है और वास्तविक मुक्ति को सीमित कर देता है। चुनौती आत्म सुधार नहीं बल्कि समस्त प्रणालियों की पारंपरिक निर्भरता और ब्रह्मांडीय व्यवस्था में अपनी भूमिका के प्रति जागरण की है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा आपसे? पूछा गया है उप सिद्धांत में सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंब इसका कौन सा निकलता है? आध्यात्मिक विकास केवल व्यक्तिगत रूपांतरण पर विशेष रूप ध्यान केंद्रित करके प्राप्त किया जाता है, भले ही वह व्यापक सामूहिक उत्तरदायित्व की उपेक्षा करता हो। यह बात आपकी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत रूपांतरण का उल्लेख किया गया है किंतु परिच्छेद सामूहिक उत्तरदायित्व से पृथक किए ऐसे दृष्टिकोण की आलोचना करता है ना। वास्तविक आध्यात्मिक जागरण के लिए व्यक्तिगत इच्छा से परे जाना और सामूहिक चेतना के भीतर अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है। ये बात सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 52 नंबर। पूर्ण धारणाएं बनाई गई हैं। आध्यात्मिक विकास तब पूर्ण होता है जब व्यक्ति स्वयं को अन्य प्रणालियों और समस्त ब्रह्मांड के साथ अंतर संबंध मानता है। क्या ऐसी बात की गई है? बिल्कुल बात आपकी सही है। सामूहिक अंतर संबंधता को समझे बिना व्यक्तिगत प्रबोधन सामूहिक आध्यात्मिक उत्क्रांति के लिए पर्याप्त है। नहीं, ये बात आपकी गलत है क्योंकि परिच्छेद इस बात का तर्क देता है केवल व्यक्तिगत प्रबोधन सामूहिक आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए पर्याप्त नहीं है, आपको सामूहिक की तरफ जाना पड़ेगा। तो पूर्ण धारणाएं मान्य पूछा गया है, तो 52 में आपका पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा यहां पर गलत है। आइए सेकंड परिच्छेद पढ़ते हैं। छोटे छोटे परिच्छेद हैं ये। जैसे जैसे राज्य जीवाश्म ईंधनों से संक्रमण कर रहे हैं, ऊर्जा स्वतंत्रता का आप देखोगे विमर्श सुदृढ़ होता जा रहा है, किंतु विकार्बनीकरण कुछ सीमित क्षेत्रों में संकेंद्रित महत्वपूर्ण खनिजों दुर्बल पृथ्वी तत्वों पर नई निर्भरताएं उत्पन्न करता है। बिल्कुल, आज अगर आप परंपरा से रिन्यूएबल ऊर्जा की तरफ जाते हैं तो रेयर अर्थ मेटल की तरफ आप जाओगे, रेयर अर्थ ऑर्बिट जो आपके मटेरियल है उनकी तरफ जाओगे, मिनरल्स हैं उनकी तरफ जाओगे। श्वेता की खोज के बावजूद प्रौद्योगिकी है मध्यस्थता से वैश्विक अंतर संबंधताएं और अधिक गहन हो जाती हैं। यह परिवर्तन अंतरराष्ट्रीय संबंधों को अस्थिर करता है और संसाधन कूटनीति, निर्यात नियंत्रण एवं भू अर्थशास्त्र रणनीतियों को तीव्र करता है। मुख्य चुनौती स्वयं अंतर संबंधता में नहीं बल्कि उसकी असमान और अपारदर्शी प्रकृति में निहित है, जहां रणनीतिक अवरोध बिंदुओं का राजनीतिक दोहन किया जाता है। ये आपसे कह रहे हैं कि परिच्छेद का मर्म क्या है, सर्वोत्तम मर्म क्या है, मतलब ये परिच्छेद किसके बारे में बताता है? विकार्बनीकरण संसाधन नियंत्रण का पुनर्वितरण कर भू राजनीतिक जोखिमों को कम कर देता है और अंतर संबद्धता को न्यून करता है। ये बात आपकी गलत है। विकार्बनीकरण की और संक्रमण नई अंतर संबद्धताएं मतलब कि अंतर संबद्धताएं उत्पन्न करता है, जिससे उत्पन्न दमनकारी भू राजनीतिक गतिशीलताओं को नियंत्रित करने हेतु समन्वय शासन की आवश्यकता बिल्कुल है। नेक्स्ट देखो, पूर्व धारणाएं मान्य है आपकी असम्पशन। विकार्बनीकरण का अनुसरण नई निर्भरताओं को जन्म देता है, जिससे वैश्विक अंतर संबद्धताएं और अधिक गहरी होती हैं। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है, इसमें कोई दोहराग्रह नहीं है। विकार्बनीकरण से संबद्ध प्रमुख जोखिम शक्ति के असमान वितरण में निहित है, जहां रणनीतिक अवरोध बिंदुओं का राजनीतिक उपयोग किया जाता है। हाँ, ये बात भी आपकी सही है, तो इसमें दोनों बातें सही है। मान्य पूछा है आपसे, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक अपनी यात्रा के दौरान पहले 30 मिनट 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, फिर 30 मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और उसके बाद में 1 घंटे में फिर 30 मिनट प्रति घंटे की गति से चलता है। पूरी यात्रा के लिए साइकिल चालक का औसत आप देखोगे जो वेग किलोमीटर वो कितना है, तो एवरेज आपको ओवरऑल बताना है इसमें। तो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करना है, मुझे एक बात बताओ, मैं बहुत इजी वे में आपको चलाता हूं इसमें, है ना। कल्पना करो यहाँ पर एक यात्रा है भाई, उसको क्या है पहले 30 मिनट क्या करता है, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। मुझे एक बात बताओ, पहले 30 मिनट का मतलब है कि आधा घंटा, है ना भाई। 30 का मतलब है कितना, आधा घंटा 1/2।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से मतलब कहने का तात्पर्य यह होगा कि कितने चलेगा, कितने चलेगा, तो आधे घंटे में वो कितनी चलेगा भाई, 1 घंटे में चलता है 20 किलोमीटर, लेकिन आधे घंटे में कितना चलेगा, तो आधे घंटे में चलेगा आपका पहले वाले का 10 किलोमीटर। क्लियर हुआ, पहले में 10 किलोमीटर। फिर कहता है दूसरा 30 मिनट में, 30 मिनट बोले तो आधा घंटा, तो कितना चलता है, 1 घंटे में 40 चलता है, तो आधे घंटे में कितना चलेगा, बोले सर दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, वो चलेगा खासतौर पर 20 किलोमीटर। फिर कहता है उसके 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलता है। तो यहां पर देखो अब जो 1 घंटा है वो खासतौर पर कितना चलता है, तो उसमें तो 30 ही चलता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो तीसरे वाले में कितना चलेगा, वो तो आपका 30 किलोमीटर ही चलेगा। बोलो यहां पर 30 किलोमीटर। यहां तक चीजें क्लियर है। अब ये कह रहे हैं टोटल गति देखो कितनी है, टोटल कितनी हो गई, 20 और 30 50 और 60, टोटल हो गया सर 60 किलोमीटर। टाइम टोटल कितना लगा है, 30 मिनट ये लगे हैं, 30 मिनट ये लगे हैं, कितने हो गए, 1 घंटा 60 मिनट हो गए, और 1 घंटा ये, तो कितने हो गया, टोटल 2 घंटे हो गए। क्लियर, हाँ। तो यहां पे देखो 2 घंटे का समय लगा और टोटल कितनी लगी दूरी, 60 किलोमीटर। तो मुझे बताओ एवरेज निकालना है, तो 2 से आप इसको डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा ओवरऑल औसत कितना है 30, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो चलेगा। बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक फील्ड इंजीनियर अपने निवास स्थान से एक प्रोजेक्ट स्थल तक 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। अपना कार्य पूरा करने के बाद वह उसी मार्ग से अपने निवास स्थान x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। मतलब कि 48 किलोमीटर से वो गया और x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो वापस लौटा। उसके निवास स्थान और प्रोजेक्ट स्थल के बीच की दूरी 420 किलोमीटर है। वापसी यात्रा के दौरान वह 30 मिनट का विश्राम भी ठहरता है। मतलब कि देखो हो क्या रहा है, मुझे एक बात बताओ, जब वो व्यक्ति यहां है, उसका मान लेते हैं घर, और यहां पर है प्रोजेक्ट, इसके बीच की दूरी है 420 किलोमीटर है ना, कितनी है, किलोमीटर है। तो मुझे बात बताओ यहां पर कि भाई 420 किलोमीटर दूरी है और वो 48 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है, तो कितना समय उसको लगता है। बेसिकली आप देखोगे इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, तो ये जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, मतलब कि सर उसको लगते हैं यहां पर 5 घंटे, 5 घंटे लगते हैं। लेकिन जब वो क्या है, वापसी के दौरान क्या है, 30 मिनट का विश्राम लेता है, तो वापसी के दौरान 30 मिनट का विश्राम भी लेता है, मतलब कि 5 घंटे उसको लगते, इधर से जाते 5 लग रहे थे, अब उधर से हमें नहीं पता कितने लग रहे थे। तो यहां पर देखो कुल यात्रा समय कितना है, और यदि उसका पूरा विश्राम सहित कुल टाइम जो लगा है, अगर उसने विश्राम भी किया, टोटल का बता रहे, तो इधर से वो गया था, इधर से गया था कितना, 5 घंटे में, लेकिन उधर से, अब मुझे एक बात बताओ 19 में से 5 आप घटाओ, तो बोले सर 14.5 उसको देखने के लिए मिलेंगे। मतलब कि उधर से जो वो वापस आ रहा था ना, उधर से जब वो वापस आ रहा था तो उसको 14, आप देखोगे 14 घंटे लग रहे थे, लेकिन 30 मिनट और रुका तो वो खासतौर पर 14.5 घंटे लगे उसको वापस आने में। यदि पूरी, तो यहां पर पूछा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो एक्स का मान आपको बताना है कि उधर से जो स्पीड है वो क्या किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। अब देखो बहुत इजी हो जाता है, अगर आप इसको करना चाहोगे तो बहुत इजी सा आपको देखने के लिए मिलेगा। बोलो यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, हाँ बोलो यहां पर चीजें क्लियर है कि नहीं, यहां तक बताओ। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना, 1 मिनट देख लेते हैं। 420 और 48 से जाएगा, ओके, हाँ 420 48 जाएगा, पॉइंट में आएगा इसका आंसर। तो ये आ जाएगा आपका, ये इसको काटोगे डिवाइड करोगे तो ये आपको मिलेगा 8.75, इतने किलोमीटर। ये गलती हो गई थी यहाँ पे, क्लियर, हाँ क्योंकि 84 नहीं है 48 है। तो यहाँ पर क्या है आपको देखने के लिए मिलेगा, क्लियर, हाँ। तो यहाँ पे क्या है, ये 8.75 किलोमीटर प्रति घंटे से, अब वो पूरी यात्रा में कुल इतना लग रहा है, तो पूरी यात्रा में कितना लग रहा है देखो, तो पूरी यात्रा में लग रहा है 19.5 में से 8.75 इसमें से घटाओ तो कितना आएगा, फिर एक्स का मान बेसिकली निकल आएगा, आप उसको निकाल ले जाएंगे, जो भी मान आएगा यहाँ पे आ जाएगा 10 आपका कितना 75, क्लियर। अब ये कह रहे हैं कि अब उधर से वापस आएगा, कितनी है 420 ही दूरी है। अब इसको 10 दशमलव कितने से 75 से आप कर दो डिवाइड, देख लो इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि 5 घंटे और उसको लगता है, हाँ 5 घंटे मतलब कि 0.5 आधा घंटा आप कह सकते हैं, तो ये 0.5 इसमें से घटा लो पहले, तो ये हो जाएगा 420 बटे इसमें से जाएगा, तो ये 10 दशमलव कितना आ जाएगा 25 आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इसको काट दो, जब काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 40.7
7 आपका इतना देखने के लिए मिलेगा, लगभग 97 के आसपास, 40.97। हाँ, यही इसका राइट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर? हाँ, तो इसका राइट आंसर आपको देना है। पढ़िएगा इसको, 57 नंबर का क्वेश्चन, ये इजी है। उसके बाद 58 है, 58 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आपको करना है, अभी कराएं बिल्कुल ऐसा। ये भी हम करा दिए हैं ऐसा 59 में। क्लियर? चलो 59 में हम करा देंगे, 59 और 60 में अगली क्लास में आपको कराऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में आपसे जल्दी मिलते हैं। ये जो 60 नंबर का है ये आप प्रैक्टिस करिएगा इसको, बाकी का मैं आपको कराऊंगा जो आपका नेक्स्ट क्लास होगी उसमें। क्लियर? हाँ, तो चलिए आपको सेशन कैसा लगा कमेंट्स में अवश्य रूप से बताइएगा। और जो जो आपको क्वेश्चन दिए हैं, बेसिकली ये जो टेस्ट है आपका है, मेरा नहीं, आपको करना है ना। वहां पर चीजें मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, तो मन लगा के पढ़ते रहिएगा। फीडबैक देना मत भूलिएगा कैसा आपको सेशन लगा। बाय।